आफ्टरनून। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक, तो आज हमारा हो जाएगा कि जैसे हमने आपको क्लास में, कॉलेज की क्लास में एक लिखवाया था हेडिंग कि स्कूल जो है वो शिक्षार्थी की पहचान को बनाने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, ये हमने आप क्लास में लिखवाया था पूरा इसका। ठीक, कि विद्यालय किस प्रकार से छात्र की पहचान बनाने में भूमिका निभाता है, इसके पॉइंट्स बताए थे आपको, है ना। और लिखवाया भी था, पॉइंट्स समझाए भी थे आपको। ठीक है, तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। आज एक और पॉइंट है इसी में ही, इसी यूनिट में, कि जो विद्यालय है, ठीक, स्कूल है, वो किस प्रकार शिक्षक की पहचान बनाने में भूमिका निभाता है। ठीक है, कि छात्र की तो बना ही रहा है और शिक्षक की भी विद्यालय क्या करता है, पहचान बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि शिक्षक का सीधा संबंध किससे होता है? छात्रों से होता है। ठीक, वह छात्रों की प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, शिक्षक न केवल कक्षा में अपितु विद्यालय में उचित वातावरण का निर्माण करता है, सभी बालकों के प्रति उदार, है ना, पक्षपात रहित व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, विद्यालय में किसी भी क्रिया को सिखाने का दायित्व किसका होता है? टीचर का होता है। और भी लोगों का होता है, पर जो सबसे पहले जिस पे नजर जाती है वो कौन होता है? टीचर। कि टीचर को सारी चीजें बच्चों को सिखानी है। वह छात्रों को ज्ञान व क्रिया का अधिगम कराने के लिए उचित वातावरण की तैयारी करता है। ठीक है, विद्यालय संगठन क्या है? विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें छात्र, शिक्षक, है ना, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय की क्रियाओं को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। देखिए, एक विद्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय हमारा जो है वो कितने सारे लोगों से मिलकर, इतने सारे लोग जब मिलेंगे तब एक विद्यालय या किसी शिक्षण संस्थान का संचालन ठीक तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय निम्नलिखित प्रकार से एक शिक्षक की पहचान बनाने में सहायता करता है या भूमिका निभाता है। तो शिक्षक के रूप में पहचान का गठन। तो देखिए, जब एक व्यक्ति है, अभी हम क्या हैं, साधारण व्यक्ति हैं, पर जब हम किसी कॉलेज, विद्यालय इससे जुड़ जाते हैं, है ना, या किसी शिक्षक संस्थान से जुड़ जाते हैं, तब हमारी पहचान क्या हो जाती है? एज अ टीचर के रूप में, कि आप एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक लेक्चरर हैं, है ना। इन सभी रूप में हमारी पहचान उस संस्था के माध्यम से गठित होती है, एज अ टीचर के रूप में। ठीक है, जब कोई व्यक्ति विद्यालय में जाकर छात्रों को शिक्षण देता है तो उस व्यक्ति को एक विद्यालय शिक्षक की संज्ञा, लिखा हुआ है वो, ठीक है, संज्ञा दे दी जाती है। आप अपने फोन के स्क्रीन को जूम करके भी स्पष्ट और देख सकते हैं। ठीक है, दे दी जाती है। ठीक, तो देखिए, टीचर तो कब बनते हैं? जब आप स्कूल में जा रहे हो, बच्चों को एक सिस्टमेटिक वे में शिक्षा देंगे। वैसे तो हमारे माता पिता, है ना, वो भी हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो भी हमें कुछ सिखाते हैं। बाहर से भी अगर हम किसी व्यक्ति से सीख रहे हैं, है ना, किसी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, वो सब भी आपके गुरु हैं। आपकी ट्यूशन टीचर भी आपके गुरु हैं। पर जो विद्यालय है, जो पहचान विद्यालय व्यक्ति को प्रदान करता है, वो शिक्षक की पहचान जो है वो उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, उसकी पहचान बनाने में। फिर देखिए दूसरा, विषय शिक्षक के रूप में विद्यालय के माध्यम से एक व्यक्ति की पहचान एक विषय यानी सब्जेक्ट टीचर के रूप में भी गठित होती है। स्कूल क्या करता है, आप गए, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, भाई आप किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए नियुक्त होने आए हैं, या आपका टीचिंग सब्जेक्ट विद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या होगा, पूछता है कि नहीं। तो वही विषय, वही सब्जेक्ट आप
आपकी पहचान एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर के रूप में गठित करता है उस विद्यालय में। ठीक, जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी किए होंगे, मास्टर डिग्री प्राप्त किए होंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप मास्टर टीचर बन जाएंगे। ठीक है। फिर नेता के रूप में, लीडर के रूप में, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो वे कक्षा के नेता होते हैं और सभी छात्र क्या करते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, ना, फॉलो करते हैं। टीचर जैसा कह रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके सजेशंस को, है ना, सभी कुछ को क्या करते हैं बच्चे, मानते हैं, है ना, उनको फॉलो करेंगे। उनके अगर टीचर में देखिए अच्छे गुण हैं तो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और कोई बुरा गुण है तो भी बच्चे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टीचर को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। ठीक, अगर प्रभावित होते हैं तो क्या करते हैं, उस टीचर को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं और अपने जो उनकी स्टूडेंट लाइफ है, उसकी जो डेली रूटीन है या व्यवहारिक जीवन कह लीजिए, उसको वैसा ही बनाने की कोशिश करने लगते हैं टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर होगा अभिभावक के रूप में। स्कूल में आपके जो टीचर हैं वो क्या होते हैं, आपके इनफॉर्मल गार्जियन। ठीक, जैसे कि विद्यालय के माध्यम से एक शिक्षक का एक शिक्षक को अभिभावक की पहचान भी प्रदान की जाती है। ठीक है। विद्यालय में छात्रों का अभिभावक कौन होता है, शिक्षक ही होता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल या कॉलेज में, है ना, कोई चोट लग गई या कुछ तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, मतलब आपको प्रॉब्लम आई स्कूल या कॉलेज में, तो सबसे पहले आप किसको जाकर बताते हैं, अपने पेरेंट्स को फोन करने से पहले आप उस टीचर के पास जाते हो, है ना। या तो वहां पे आप, जो आपके टीचर होंगे फर्स्ट एड वाले, मतलब जो वहां पे फर्स्ट एड वगैरह देते होंगे, या तो आप उनके पास जाओगे, या अपने क्लास टीचर के पास जाओगे, या उस शिक्षक के पास जाओगे जिस पर आप बहुत अधिक विश्वास करते हैं, है ना। तो आप इन लोगों के पास जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो वहां पर जो एक टीचर है, जो जो विद्यालय है, वो टीचर को बच्चे का क्या बना रहा है, गार्जियन भी बना रहा है, उसको एक गार्जियन की पहचान भी प्रदान कर रहा है। ठीक है। फिर पथ प्रदर्शक के रूप में, देखिए हम एक साधारण व्यक्ति हूँ, है ना, हमें कोई नहीं जानता। आज टीचर हैं तो आप जान रहे हो, नहीं टीचर होते तो आप हमें नहीं जान रहे होते। तब क्या आप मेरी बातों को मानते या मेरी बातों का पालन करते? मैं आपसे कहती आपको, है ना, इस चीज की तैयारी करना चाहिए, आप, है ना, फलानी चीज में रुचि रखते हैं तो आप इसमें कैरियर बनाइए, तब आप मेरी बातों का आपकी नजर में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, है ना, क्योंकि एक आम आदमी होते हैं उस टाइम पर। जब वही नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति विद्यालय से जुड़ जाता है, विद्यालय का शिक्षक बन जाता है, तो वही शिक्षक स्टूडेंट्स का क्या बन जाता है, पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक बन जाता है, उसको रास्ता दिखाने वाला, उसके हर कार्य में उसको सहायता प्रदान करने वाला, राह दिखाने वाला। ठीक है। क्योंकि जो छात्र होते हैं वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं, उस एज में नहीं होते हैं, उनको समय समय पर, है ना, परेशानियां आती रहती हैं, तो वहां पर उनकी जो प्रॉब्लम्स का सटीक सॉल्यूशन है वो उनको किस में नजर आता है, कौन प्रदान कर सकता है, बच्चों को लगता है मेरा टीचर ही प्रदान कर सकता है। ठीक है। तो वो उससे अपनी संबंधित प्रॉब्लम से ये हल के लिए उससे जानकारी लेते रहते हैं। ठीक, समस्या समाधानकर्ता के रूप में, वैसा ही है ये भी, मतलब जैसे पथ प्रदर्शक के रूप जैसा ही है ये पॉइंट भी, कि जब प्रॉब्लम होती है आपको कक्षा में, आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना, या स्कूल या कॉलेज में कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, सीखने से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट, अपने फ्रेंड्स या अपने टीचर, किसी से भी जब आपको कोई समस्या होती है, तब आप उस समस्या का निदान कहाँ, किससे पूछने जाएंगे, अपने टीचर से, है ना। जिस टीचर्स पे भी आप बिलीव रखते होगे, आप उस व्यक्ति के पास उस समस्या का समाधान पूछने के लिए जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यक्ति
व्यक्ति के रूप में भी उसकी पहचान, वहां टीचर की पहचान गठित हो रही है। ठीक, अच्छे वक्ता के रूप में इसमें क्या होगा कि टीचर जो है, देखिए सबसे बड़ी खूबी होती ही है टीचर की, है ना, वो एक बहुत अच्छा वक्ता होता है, यानी बोलने वाला होता है। मान लीजिए कोई आपके क्लास में नया नया टीचर आया, आप बच्चे उसके बोलने के टोन, बोलने के लहजे, है ना, इन सब चीजों से पता लगा लेते हैं कि टीचर कितना ज्यादा वेल क्वालिफाइड होगा या नहीं। आप उसकी जो टोन बोल रहा है, मतलब बात कर रहा है, अच्छे विश्वास पूर्ण तरीके से बात कर रहा है आपसे, है ना, आंख से आंख मिला के आपसे टीचर अगर कांटेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, घबराहट नहीं है उसकी बातों में कहीं पर भी, तो बच्चे क्या करते हैं, उस टीचर पर भरोसा कर लेते हैं, या कह लीजिए कि उस टीचर को ये मानते हैं कि हाँ टीचर जो है वो अपने टीचर आया है वो ज्ञान रखता है, वो अच्छा है, या हमारी क्लास को अच्छे से चला सकता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मतलब एक सिर्फ उसके बोलने की टोन, लहजे, है ना, लय, इन सिर्फ बोलने के ही एटीट्यूड से आप ये पता कर लेते हैं कि टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होंगी। ठीक, वो क्लास को रन कर पाएगा या नहीं। ठीक, तो अच्छे वक्ता के रूप में भी उसकी पहचान होती है। निर्देशन एवं परामर्शकर्ता के रूप में, है ना, हमारा आपका टीचर क्या होता है, आपका गाइडर और काउंसलर भी होता है। वो आपको निर्देशन और परामर्श देने वाला भी होता है। संबंधित विषय, टॉपिक से रिलेटेड या आपकी समस्याओं से रिलेटेड जो टीचर है वो आपको सजेशंस देते हैं, ठीक, परामर्श देते हैं आपको। जहां पर मान लीजिए कई बच्चे होते हैं इमोशनली रूप से अनस्टेबल हैं, या उनमें समायोजन की कमी देखने को मिल रही है, तब क्या होगा, वहां पर टीचर जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, वहां पर सॉल्व कर सकता है, सजेशंस देकर, परामर्श देकर। देखिए, परामर्श जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब दिया जाता है तो वो आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। ये हमने आपको क्लास में भी समझाया था। सजेशंस, परामर्श, ठीक, इसमें क्या होता है कि हमने आपको सलाह दी, पर सलाह को मानना ना मानना पूरे तरीके से किसके हाथ में है, आपके हाथ में। ठीक, तो हम आपकी समस्या का परामर्श के द्वारा, दिए गए परामर्श के द्वारा पूरी तरीका से समाधान कर दें, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है शिक्षक के द्वारा दिए गए परामर्श में छात्र अनुकूल महसूस ना करे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो शिक्षक है कक्षा में या कक्षा के बाहर छात्रों के जीवन और पढ़ाई से संबंधित या अन्य भी किसी बातों से संबंधित छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देते हैं। तो एक गाइडर एंड काउंसलर की भूमिका भी वहाँ टीचर निभा रहे हैं। तो इस रूप में भी आपकी स्कूल में पहचान बनी हुई है। किस रूप में, निर्देशन देने वाले और परामर्श देने वाले रूप में। ठीक है, परामर्शकर्ता के रूप में। फिर ज्ञान के भंडार के रूप में शिक्षक की पहचान ज्ञान के भंडार के रूप में भी होती है। ठीक है, बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टीचर है उसको सब्जेक्ट का, अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ जो टीचर है वो बच्चे का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, सोशल, ठीक है, मोरल, कल्चरल, इमोशनल, इन सभी टाइप्स का डेवलपमेंट करने वाला होना चाहिए। ठीक, और जो आप रूढ़िवादी विचार होते हैं, कई बच्चे अंधविश्वासी नेचर के होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर्स में क्या होता है, अंधविश्वास का ज्यादा गुण पाया जाता है। कह लीजिए कि उनकी फैमिली मेंबर्स जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, तब छात्रों में भी ये विचार देखने को मिलते हैं। छात्र हो सकता है आपकी हर बात से सहमत ना हो, अंधविश्वासी हो, तो वहां पर आप अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे बच्चों की रूढ़िवादी सोच को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और उनको आशावादी विचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक, तो शिक्षक ज्ञान के भंडार के रूप में भी शिक्षक की क्या है, पहचान है, जो कौन प्रदान कर रहा है, विद्यालय। ठीक, फिर मूल्यांकनकर्ता के रूप में
ठीक, एक स्कूल में आप टीचर हैं तो आप क्या हैं, एक इवैल्यूएटर भी हैं, मूल्यांकन करता भी हैं। अच्छा, इवैल्यूएशन जब आप करते हैं तो सिर्फ शैक्षिक थोड़ी करते हैं, बच्चों का किस किस प्रकार का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, शैक्षिक, व्यवहारिक, है ना, सामाजिक, संवेगात्मक आदि प्रकार का मूल्यांकन वहाँ टीचर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें किसको देखनी है, टीचर को देखनी है। और जो कक्षा में बच्चे हैं उनके कई प्रकार की चीजों में जो बच्चे होते हैं वो क्लास में भाग लेते हैं, है ना। जब वो खेल कूद में भाग ले रहे हैं तब आप उनकी व्यवहारिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसमें ग्रुप में यानी समूह में रहने की प्रवृत्ति है या नहीं, समूह में समायोजन करने की प्रवृत्ति है या नहीं, ठीक है, समायोजन का गुण है या नहीं। ये सारी चीजें आप व्यवहारिक रूप में बच्चे को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। ठीक है, फिर बच्चा क्लास में इमोशनली रूप से स्टेबल है कि नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करता हो, सभी से मित्रतापूर्ण बच्चों से व्यवहार करता हो, चाहे टीचरों से व्यवहार करता हो, है ना। कि स्कूल में जो बच्चा है वो इन सभी तरीकों से कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इमोशनली रूप से जब बच्चा स्टेबल होगा तो वो कक्षा में या अपने पूरे विद्यालय में सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी शिक्षक की पहचान होती है, मूल्यांकनकर्ता की भी भूमिका शिक्षक निभाता है। ठीक, अब देखिए संस्कृति और रीति रिवाज, इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए हर विद्यालय के अपने कुछ कल्चर होते हैं। ठीक है, ठीक, हर विद्यालय के अपने क्या होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, मतलब कि जैसे हमारा कॉलेज है, देखिए आप सभी ने अपने कॉलेज में जैसे क्रिसमस बनाया था। ठीक, हमें लगता है कि सभी बच्चों ने, शायद किसी किसी ने अटेम्प्ट भी किया हो, उनके स्कूल्स में करवाया गया हो, पर कई बच्चों ने शायद फर्स्ट टाइम क्रिसमस को सेलिब्रेट किया होगा एज अ इंस्टीट्यूट में रहकर। ठीक है, तो हर कॉलेज या स्कूल का अपना कल्चर्स होते हैं, कई टाइप्स के एक्टिविटीज वो करवाते हैं, उनके रिचुअल्स होते हैं अलग अलग। तो जो स्कूल के रिचुअल्स हैं, कल्चर हैं, उनको छात्रों में ले जाने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है ना। टीचर क्या करेगा, छात्रों को मोटिवेट करेगा कि आपके स्कूल का कल्चर है, डिफरेंट टाइम्स के यहाँ पर हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को उसमें पार्ट लेना है, या कुछ भी मान लीजिए एजुकेशनल टूर जाता है, या हम लोग कहीं एजुकेशनल से संबंधित किसी भ्रमण पर जा रहे हैं, तो उन सभी का अरेंजमेंट वहां कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। ठीक, वो बच्चों को, जैसे बच्चा आया एडमिशन लिया, तो बच्चे को तो नहीं पता कि मेरे स्कूल या मेरे कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती होंगी, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की ड्रेस कैसी है, या किस ड्रेसिंग सेंस में हमें यहाँ रहना होगा, किस तरीके से उठना बैठना, बातचीत व्यवहार आदि करना होगा। इन सभी चीजों का ज्ञान कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अभी कॉलेज में आए, ठीक, तो जब कॉलेज में आप ज्वाइन किए तो आपकी वेलकम पार्टी हुई हुई कि नहीं, जब आप जाओगे तो आपकी कौन सी पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी होगी। तो देखिए हर चीज एक ट्रेंड है हर स्कूल और कॉलेज का, जिस ट्रेंड को बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें बच्चों को प्रदान की जा रही है, किसके माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से। साथ ही एक चीज के, हमारे विद्यालय में या कॉलेज में है ना, या किसी भी शिक्षण संस्थान में हर चीज के अलग अलग टीचर्स होते हैं, है ना। फिजिकल टीचर अलग हो गया, है ना, म्यूजिक का अलग हो गया, सब्जेक्ट टीचर अलग हो गए, कंप्यूटर के टीचर अलग हो गए। तो देखिए सभी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग तरीके के ज्ञान को छात्रों में प्रचार और प्रसार करने की। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षक जो है वो संस्कृति और रीति रिवाजों का छात्रों में क्या करता है, प्रचार और प्रसार करता है।
ठीक, फिर आपके सिलेबस में एक टर्म आया है विद्यालय में गौण पाठ्यक्रम, हिडन क्यूरिकुलम इन स्कूल। सिलेबस लेकर बैठा करो, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, जिससे जितना यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो आप सब लोग समझ सकें कि कहाँ से हम बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बच्चे हो सकता है नए हो, जिनको ना पता हो कि क्या चल रहा है। तो ये यूनिट 5 चल रही है, शिक्षार्थियों में पहचान का विकास, और उसमें भी ये सब टॉपिक जो है आपका हिंदी वाले सिलेबस से, उसका ये 3rd पॉइंट है, और इंग्लिश वाले सिलेबस से 4th पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे उसी पॉइंट में एक टर्म आया है विद्यालय में गौण पाठ्यक्रम, हिडन क्यूरिकुलम इन स्कूल। तो गौण पाठ्यक्रम होता है, इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। ठीक, प्राइमरी क्या हो गया, जो आप पढ़ते हैं क्लास में, आप पढ़ते हैं, वो कौन सा पाठ्यक्रम है आपका, प्राइमरी पाठ्यक्रम। ठीक, और जो गौण पाठ्यक्रम है वो वह पाठ्यक्रम होता है जो छात्रों को अनौपचारिक और, ठीक, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मली, और अप्रत्याशित यानी अनइंटेंशनली, यानी जिसका कोई इरादा नहीं होता है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। ठीक, रूप में सिखाया या पढ़ाया जाता है। एक सेकंड को अनम्यूट करेंगे। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इनफॉर्मल होता है और होता है, मतलब गैर इरादतन, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब हो गया कि आप कोई चीज, आपके पास इरादा है, मतलब आपके पास व्यू है तो आप करेंगे, और आपके पास अगर कोई इरादा नहीं है कि आपको ये काम करना है, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो वो हो जाएगा अनइंटेंशनली। ठीक है, घूमने का आपका मूड बन गया, पर आपका इरादा नहीं था कि मुझे कहीं घूमने जाना है, पर अनइंटेंशनली कभी कभी हमारा ये दिमाग, सॉरी, मन बन जाता है करने का ऐसा काम। ठीक, तो गौण पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो छात्रों को अनौपचारिक और अप्रत्याशित रूप में सिखाया या पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को जेंडर, वैल्यूज, सोशल क्लास, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिक्स और भाषा जैसे मुद्दों पर जानकारी दी जाती है। कहने का सेंस ये हो गया कि आप क्लास का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज स्कूल या कॉलेज आपसे करवाता है या आपको सिखाता है, वो हिडन क्यूरिकुलम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका कोई फॉर्मेट पहले से डिसाइड नहीं होता है। ठीक, कि मान लीजिए हमें कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। ठीक, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, फेस्टिवल आया और हमने उसकी, मतलब सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे ये कोई पहले से डिसाइड नहीं है, पर जब हमने देखा कि नहीं, हमें इससे पर्टिकुलर, जैसे हम लोग 15 अगस्त बना रहे हैं, 26 अगस्त, सॉरी, 26 जनवरी बना रहे हैं, तो ये सब तो प्रीफिक्स है, कैलेंडर में है ये सारी चीजें। ठीक है, पर इसके अलावा भी कई सारे ऐसी फेस्टिवल्स होते हैं जो बच्चे आज, जो आज बच्चों को स्कूल में सेलिब्रेट करवाया जाने लगा है। जैसे आप प्री स्कूल्स में देखिए, बच्चों को वहां पर होली, रक्षाबंधन, है ना, दिवाली, या क्या कहते हैं, जन्माष्टमी, है ना, या ईद, मतलब ये जो भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं और भी, उन सभी के रिगार्डिंग भी आजकल स्कूल्स या कॉलेज में बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाने लगी है। क्यों करवाई जाने लगी हैं? क्योंकि बच्चों को इन सारी सांस्कृतिक चीजों का ज्ञान देना है, जो कि ज्ञान हम अपने फॉर्मल पाठ्यक्रम में नहीं दे पा रहे हैं।
ठीक, नैतिक नैतिक वैल्यूज को बच्चों को सिखाना है। ठीक है, मान लीजिए राजनीति क्या है, बच्चों को तो जैसे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। कई बच्चों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, पर कई बच्चे जो होते हैं वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, शिक्षा मंत्री, इन सभी के नाम नहीं पता होते हैं, या और भी कई पॉलिटिकल जानकारियां जो होती हैं उनसे बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं, यानी अनजान रहते हैं। ठीक, कि उनके लिए सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, क्या क्या नीतियां चला रही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम अपने करिकुलम में अटैच नहीं कर पाते हैं, पर बच्चों को इन सभी इश्यूज की जानकारी देना भी जरूरी है। तो वो हम किसके माध्यम से देते हैं? गौण पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम की मदद से देते हैं। ठीक है, अब सोशल एक्टिविटीज, जैसे आप लोग गए थे अपने कॉलेज से झाड़ू लगाने गए थे, है ना, अपने कैंपस की आपने सफाई की थी, फिर आप लोग टोला मोहल्ला में गए थे जागरूकता फैलाने सफाई को लेकर, है ना। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मतलब वो रिटर्न में नहीं है कि कॉलेज के पास रिटर्न में है कि बच्चों को इस तारीख पे झाड़ू लगवानी है या इस तारीख पे बच्चों से सफाई का कार्यक्रम करवाना है, ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं है। पर ये चीजें जैसे जैसे चीजें आती जाती है कि आया कि बच्चों को आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती सेलिब्रेट करवानी है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको गांधी जी से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी देंगे, म्यूजियम वगैरह घुमा देंगे, ये सब हो गया। ठीक, तो ऐसे ही स्वच्छता अभियान जो बनाया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम आपसे काम करवा लेंगे। तो ये सब जब चीजें बच्चे काम कर रहे हैं तो ये आपके फॉर्मल करिकुलम का हिस्सा नहीं है सारी चीजें। ठीक, कोई भी आप कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक, तो वो सब किस में आ रहा है? हिडन करिकुलम के अंतर्गत। और इस हिडन करिकुलम का जो एम होता है वो होता है बच्चों में मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति आदि गुणों का विकास करना। ठीक, इस पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे अनौपचारिक रूप में उनकी जो एटीट्यूड है, उनका जो नजरिया है, उसका विकास किया जा सके। ठीक, उनकी मोरल वैल्यूज का विकास किया जा सके। ठीक, उनमें विश्वास की भावना को बढ़ाया जा सके। तो इन सभी क्वालिटीज का विकास करना हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा हुआ है कि हिडन करिकुलम क्या है, तो द हिडन करिकुलम इज अनइंटेंडेड करिकुलम। ठीक है ना, अनइंटेंडेड मतलब होता है गैर इरादतन पाठ्यक्रम ये होता है कि जो चीज हम फिक्स पहले से नहीं करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, इसमें जो जो लर्निंग बच्चा होता है, जो अनुभव जो बच्चा करता है, ठीक है, मतलब जो सीखने के दौरान जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चे कर रहे हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, इस करिकुलम से हम जो बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हैं तो बच्चे उससे नेगेटिव दिशा, मतलब कई बच्चे हो सकता है कि उनको इन सब एक्टिविटीज का मतलब वो नकारात्मक वे में उनका विकास हो जाए, ठीक, या सकारात्मक वे में विकास हो जाए। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि जब हम ये एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो उस जगह का हमने इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट कर रखा है, या वो जो एक्टिविटी करवा रहा है उस टीचर का जो है व्यवहार वहां पर कैसा है। ठीक, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी, वहां के एटमोसफियर पर डिपेंड करेंगी। ठीक, जो टीचर क्रिएट करेगा इन एक्टिविटीज को करवाने के दौरान। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग के यहाँ जैसे कि कभी आप लोग को भाषण प्रतियोगिता हो जाती है ना, कभी ऐसे राइटिंग हो गया, कभी पेंटिंग प्रतियोगिता हो गई, तब आप देखिए अगर आप ऑर्गेनाइज करवाया ये सब, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम उसके रिगार्डिंग सही सजेशंस दे सकें, सही दिशा निर्देश दे सकें। पर मान लीजिए जब बच्चा हमारे पास आया तो हमने उसको फटकार के भगा दिया कि नहीं हमें नहीं पता, अपने आप से करके लाओ, जो करना है करो, तो ये क्या हो गया? ये आपने उसको नेगेटिव फील करवा दिया उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। और वहीं जब आप उसको और मोटिवेट करेंगे, अच्छी सलाह देंगे, सही दिशा में उसका मार्गदर्शन कर देंगे रिगार्डिंग एक्टिविटी के लिए,
तो बच्चे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बन जाएंगे वहां पर उस एक्टिविटी के लिए, तो वो अब उस एक्टिविटी को करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे उसका लर्निंग एक्सपीरियंस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारे चलने वाले यानी फॉर्मल वाले पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, इसका ये क्यों हम यूज करते हैं, बच्चों की वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिलीव्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, विकास करने के लिए। ठीक है, द टीचर मस्ट बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द हिडन क्यूरिकुलम that may be communicated or modeled in his oblique her classroom। ठीक, मतलब कि जो टीचर है, शिक्षक है, उसको अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में चलने वाले इस प्रकार के हिडन क्यूरिकुलम के प्रति जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। साथ ही इस हिडन करिकुलम के रिगार्डिंग बच्चों के बीच में कम्युनिकेटेड भी रहना चाहिए, मतलब बात करते रहना चाहिए कि हमारे यहाँ इस प्रकार की चीजें होती हैं बच्चों, और आप सभी को इसमें भाग लेना है, या वो मॉडल भी बन सकता है वहां पे इन सब चीजों को काम करवाने को लेकर। ठीक है, फिर हिडन क्यूरिकुलम इज इम्पॉर्टेंट एज मच एज फॉर्मल क्यूरिकुलम। ठीक, जो हिडन क्यूरिकुलम है वो फॉर्मल क्यूरिकुलम की तरह ही इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। हिडन क्यूरिकुलम इज ऑफन इग्नोर्ड इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक, हाँ, आप इसको क्या कर सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं, जैसे हमारी जो कक्षा चल रही है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की एक्टिविटी की चर्चा नहीं करेंगे, हम संबंधित जो टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए एक चीज क्या लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट द लेसन्स ऑब्लिक टॉपिक taught by the teacher after several years, but the effect of hidden curriculum remains in his oblique her mind। कहने का तात्पर्य है कि हम आपको कक्षा में विषय से संबंधित या पाठ से संबंधित, ठीक, जितना भी ज्ञान देते हैं, जितना भी कुछ पढ़ाते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आप वो सब कुछ भूल जाएं, ये थोड़ा बहुत याद रहे, पर आप जो इस हिडन क्यूरिकुलम के माध्यम से अपने जीवन में चीजें सीखते हो, वो सारी यादें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, जो भी आप अनुभव लेते हो, एक्सपीरियंस करते हो इन एक्टिविटीज के माध्यम से जो हिडन क्यूरिकुलम में करवाई जाती हैं, है ना, कि जैसे आपकी वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, आपका कुछ क्या कहते हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेना, ये सभी चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं कि हाँ, मैंने ये सारे काम अपने कॉलेज में किए थे। हो सकता है पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, पर ये काम आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनना, 3-4 मिनट और बचे हुए हैं कि आपकी यूनिट 5 हो गई है फिनिश। ठीक है, यूनिट 5 हो गई है फिनिश। एक चीज दिखाते हैं आपको, तो ये हमने आपको पढ़ाया था चुके हैं। ठीक है, ये पहचान निर्माण क्या है, तो इस यूनिट 5 में आप सिलेबस लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मौखिक समझ लो। यूनिट 5 का फर्स्ट पॉइंट है पहचान बनाने की समझ। ठीक, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उससे पहले कोशिश करेंगे कि हम फिनिश कर लें इसको, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तो हाँ, यूनिट 5 का ये पहला पॉइंट है पहचान बनाने की समझ। ठीक, उसमें लिखा है एक से अधिक पहचान की उत्पत्ति। ठीक है, जो कि विभिन्न सामाजिक या संस्थाओं में भागीदारी से हुई हो। इस संदर्भ में भीतरी समरूपता, परस्पर विरोधी पहचान के प्रबंध की जरूरत, इस पूरे टॉपिक का ये आंसर है। ठीक है, ये पहचान निर्माण क्या है, तो ये पहचान निर्माण की अवधारणा, ये सब पढ़ा चुके हैं, बस आपको हम दिखा रहे हैं एक बार। ठीक, तो आप सब लोग इसमें ये सब चीजें पढ़े हो। ठीक, तो ये सब पढ़े हो आप। ठीक, कि पहचान, ये सब वो चीजें हैं जो पहचान को आपके मूर्त रूप प्रदान करती हैं, मतलब ये सारी चीजें आपकी पहचान से जुड़ी हुई हैं। ठीक, ये शिक्षा आपकी पहचान बना रही है, भाषा आपकी पहचान बनाती है,
परिवार आपकी पहचान बनाता है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर पहचान के विभिन्न प्रकार, ठीक, उसमें ये लिखा हुआ है एक से अधिक पहचान की उत्पत्ति, तो यही है कि डिफरेंट टाइप्स की पहचान कौन कौन सी होती हैं, तो ये है पर्सनल, ठीक, सामाजिक, ये सभी बच्चों को पढ़ा चुके हैं आपको हम, राष्ट्रीय पहचान, ठीक, सामूहिक पहचान, ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स की पहचान। फिर लास्ट में लिखा है कि जो हमारे मन में चलता है पहचान को लेकर द्वंद, है ना, या कंफ्यूजन, तो वो उसका आंसर ये है, ठीक है, कि रोल ऑफ आइडेंटिटी इन इलेक्शन साइकोलॉजी थ्योरी, की आपको आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन, इसकी चर्चा इसमें की गई है, ठीक। फिर उसके बाद है कि पहचान को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारे कारक, अभी डिस्कनेक्ट होगा 1 से 2 मिनट के लिए, आप लोग रिज्वाइन करना, हम इसको फिनिश कर देंगे इस यूनिट को, ठीक है, ठीक। तो ये हो गए सब पहचान को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स भी बोलेंगे, क्वेश्चन आया था ये कि पहचान को प्रभावित करने वाले निर्धारकों का वर्णन कीजिए, ठीक, क्वेश्चन आया था कि पहचान क्या होती है और पहचान को प्रभावित करने वाले निर्धारकों यानी डिटर्मिनेंट्स का वर्णन कीजिए। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी पहचान को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं या गठित करते हैं।